रियल एस्टेट का जो सबसे बड़ा हीरो होता है वो है लोकेशन। सेकंड हम उसको बोलते हैं LLP। व्हाट इज LLP? लाइफस्टाइल लिवेबल प्रोडक्ट। इमोशंस में आके इमीडिएटली घर ले लेते हैं, लोकेशन का ठीक से स्टडी नहीं करते हैं। जो क्वालिटी होती है, कितनी बार देखा जाता है जब आप उसको ठोकते हो तो उसमें वो कचरा निकल रहा होता है। कैसे पता लगा कि ये जो क्वालिटी बनाई है इसने एकदम सही बनाई है? एज ए डेवलपर ये थोड़ा मेरे लिए नाइटमेयर है इसका आंसर देना भी, क्योंकि मेरे ही सारे बिल्डर खुद का वास्तु तो ठीक करके रखते हैं बट घर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनाते और लोगों को बोलते हैं ऐसा कि वास्तु के अकॉर्डिंग में बेच देते हैं। एज ए डेवलपर जब मैं एक फ्लोर पे 4 फ्लैट बनाता हूँ, चारों ईस्ट फेसिंग कैसे हो सकते हैं? आपका एक स्टेटमेंट है, मैं किसी और का घर नहीं बल्कि खुद का घर बना रहा हूँ। पर ऐसा देखा जाता है बिल्डर्स लोग तो कुछ काम नहीं करते, आते हैं साइड पे देखा ठीक चल रहा है और घर जाते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, सोते पे 4 बजे आते हैं। हाँ, तो वो पैन इंडिया में अगर घर लेगा तो 4-5 साल की वारंटी रहती है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। तो क्या फ्लैट सिस्टम में भी ऐसा है कि 1 करोड़ का घर है उसमें टैक्सेस कितने और एक्चुअल घर की कॉस्ट कितनी आती है? हर जगह ओमनी प्रेजेंट है निर्मला जी। ऑलमोस्ट 50%, 30-40% तो टैक्सेस मिनिमम है। किसी को बिल्डर बनना हो तो कैसे बन सकता है नया बंदा? संदीप जी, हाय अभिषेक जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अभिषेक जी। देखो ये जो एपिसोड अपन करने जा रहे हैं ना आज, वो मेरे दिल के करीब है और थोड़ा स्पेशल एपिसोड होने वाला है क्योंकि ना घर का एक सेंटिमेंट है। मेरे को तो मेरे घर से निकाल दिया था अच्छा। मेरे पापा मम्मी ने, तो वो मेरे को एक वो जुड़ाव है घर से कि यार घर तो खरीदना है तो खरीदना है। तो घर एक इमोशनल वैल्यू है और जो आज इस एपिसोड को देखेंगे कि घर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, फ्लैट लेना चाहिए, ज़मीन का घर लेना चाहिए, तो आज अपन बहुत सारी डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर। क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है कि ना आपको घर, आपके पास पैसे हो नहीं हो, घर होना चाहिए। 100%। क्या लगता है आपको? सो आप अभिषेक जी, पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है द फाउंडर्स ड्रीम पे आके। आपके पॉडकास्ट बहुत सुनता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। तो पता है कि आप एक रियल वैल्यू ऐड कर रहे हो फाउंडर्स के लिए। राइट। और मैं भी अपने आप को एक रियल एस्टेट स्टार्टअप ही मानता हूँ, बिकॉज़ 10 साल ही हुए हैं मुझे बिज़नेस शुरू किए हुए। तो आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि घर क्या सेंटिमेंट है। और एक हर एक का एक अलग सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, और जो इतने सालों का इतिहास है उसमें अगर आप देखें, बहुत साल पहले जाते हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र की एक अच्छी कहानी मैं बताना चाहूँगा कि एक बार जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी रूल करते थे पूरा, तो वहाँ पे एक सिपाही ने उनकी दिन रात मदद की, और एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम उनका सॉल्व किया। अ, अब डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया तो हर बार अगर आप देखेंगे शिवाजी महाराज जी ने, जब भी कोई उनके सेना में कुछ अच्छा काम सॉल्व करते थे, तो वो उन्हें जमीन गिफ्ट करते थे। आज अगर आप देखें, वही बैंगलोर कर्नाटका के महाराजाओं ने किया, वही राजस्थान के महाराजाओं ने किया। तो ज़मीन क्यों दी जाती थी? क्योंकि ज़मीन तो लिमिटेड है और ज़मीन बनेगी नहीं, नहीं। और सबसे प्रिय अपने राज्य का टुकड़ा दिया जाता था। अब ये हज़ारों सालों से चलता आ रहा है, और आप इंडियन इकोसिस्टम को देखेंगे तो यही है कि एक पिताजी ये चाहता है कि मैं कुछ छोड़ के जाऊँ जो लाइफ लॉन्ग रहे, तो वो एक घर ही है इसके अपने अलावा बच्चे कुछ के नहीं है। लिए। हाँ, सही। इसके अलावा नहीं है। तो घर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे भारतीय संस्कृति में इम्पोर्टेंट रही है और रहेगी हमेशा। उसका इमोशनल वैल्यू आप जैसे ही पकड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है। अगर आप इंडियन इकोसिस्टम में देखें तो एक हाउसवाइफ के लिए घर बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है, बिकॉज़ वो उनको घर बनाते हैं, और धीरे-धीरे बट मेल दिखाता नहीं है कि ये मेरा घर ये है। मेरा घर है, सही। हाँ, क्योंकि वो तो बोलता है श्रीमती जी का घर है। मैं तो खुद भी बोलता हूँ मेरे को थोड़ी सी जगह दे दो यार घर में। करेक्ट। लेकिन उसको पता है, हमारे हिंदू समाज में एक शब्द है पुरुषार्थ। तो एक मेल ना बहुत सारा पुरुषार्थ, जो सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ करता है, यानी जिसमें वो एफर्ट करता है कि पैसा कमाना, कंसिस्टेंटली देना, वो उस घर के लिए है, राइट? और वो घर उसके लिए एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी है कि एक लूँगा, दूसरा लूँगा, ताकि बच्चों के लिए और सेफ्टी रहे। तो सेफ्टी और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो एक
इकोसिस्टम के लिए घर हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है और रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। राइट। बट बहुत सारे लोगों का जब स्टेटमेंट आता है, कुछ बहुत बड़े-बड़े लोग स्टेटमेंट देते हैं कि आप एक आप कितना ईएमआई पे कर रहे हो? आप बहुत ईएमआई पे कर रहे हो, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपने 2 करोड़ का घर लिया तो शायद आप 30 साल में लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए पे कर दोगे और उस टाइम पे उसकी वैल्यू कुछ रहती नहीं है। तो इससे बढ़िया है कि आप किराए के घर पे रहो। सही है। मुझे भी बहुत सरप्राइज़ होता हूँ मैं जब ऐसे स्टेटमेंट्स सुनता हूँ। देखिए, एक फाइनेंशियल मॉडलिंग है और अच्छा ही है, ऐसा नहीं है कि मैं उसे ये कहूँगा। बट आप मेरा पर्सनल डेटा अगर आप मैं दिखाऊँ आपको या चेक कराऊँ, अ, मैंने पिछले करीबन 10 से 12 साल में ऑलमोस्ट 4,000 के ऊपर घर बेचे होंगे हमारे ही प्रोजेक्ट्स में। अब उन घरों में एवरेज बंदा होम लोन लेता है 20 साल के लिए, लेकिन एवरेज उस लोन को क्लोज़ करता है 7 इयर्स में। कर देते हैं। कर देते हैं ज़्यादातर टिपिकली। देखा है आपने लोग कर देते हैं। आप कोई भी बंदा देखिए, आप आज घर लेते हैं, आपको पोज़ेशन मिलने के लिए 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी डेवलपर का कमिटमेंट के हिसाब से है। बाय बाय द टाइम आप घर में शिफ्ट होते हैं, इंटीरियर करवाते हैं, उसके बाद ये करते हैं, ओवरऑल इस प्रोसेस में आपकी सैलरीज़ बढ़ रही हैं, हस्बैंड-वाइफ के सैलरीज़ दोनों के सैलरीज़ बढ़ रहे हैं और टिपिकल एक इंडियन मेंटालिटी क्या है कि कर्ज़ा ना हो तो वो एक 5 टू 7 इयर्स में लोन क्लोज़ हो ही जाता है ऑन एन एवरेज। और अगर 5 टू 7 इयर्स के बाद कंटिन्यू रहा भी है, तो वो उस उतना रिड्यूस कर देते हैं कि जितना उनको इनकम टैक्स के लिए फ़ायदा हो। राइट। उसके बियॉन्ड वो लोग कोई लोन कंटिन्यू करता नहीं है। उल्टा आज मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं कि मुझे आपको पूछूँ कि मैं हर महीने उसका एसआईपी करूँ, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स सुनता हूँ। आप एसआईपी कंटिन्यूअस करते जाते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन फाइनेंशियली अगर मैं आपको बोलूँ मुझे 1 करोड़ जमा करके दिखाओ अभी, तो आपको एसआईपी को उल्टा 20 साल लगेगा। लेकिन जब आप घर खरीदते हो तो इमीडिएटली आपका 1 करोड़ रुपए का एक मेंटल एसेट क्रिएट हो जाता है कि ये मेरा एक एसेट हो गया है। 5-7 साल, 8 साल में उसका लोन क्लियर हो जाता है और आप एक इंडिपेंडेंट एसेट में रहने लगते हो। वो घर खरीदते थे उसको बेचने का नहीं सोचते हैं, इसलिए वो शायद वो बहुत बहुत बड़ी एसेट बन जाता है अपने लिए। एक्चुअली एसेट बनता है। दूसरा आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने कि मैं घर खरीदूँगा तो मैं जो खुद के घर में रह रहा हूँ, वो थोड़ी मैं बेचता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुझे उसी को आप कार के लिए नहीं बोलते ये। आपने यार ज़िंदगी में पहली कार खरीदी, मारुति खरीदी एग्ज़ाम्पल, तो अब आपको पहली बार बहुत प्रेशर आया। आपने अपना पूरा सेविंग का एक चंक निकाल के गाड़ी में डाला, बाकी का फिर आपने ईएमआई में कन्वर्ट किया। लेकिन आपको दूसरी कार खरीदने में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप पहली बेचते हो, फिर दूसरी लेते हो। राइट। राइट? उसी तरह जो घर है, हमारी लाइफ़स्टाइल अपग्रेड हो रही है। पहले आप इंडिया में बोलोगे कि मुझे मनाली घूमना है, ये घूमना है, फिर आप ग्रेजुअली आपके एक्सपेक्टेशंस जैसे इनकम बढ़ती जाती है, फिर आपका स्विट्ज़रलैंड तक जाएँगे ही जाएँगे। वैसे ही आज घर आप 2 बीएचके लेते हो, आपको अपग्रेड करना रहता है तो आप 3 में लेते हो, तो टिपिकली यही घर बिकता है, अपग्रेड हो जाता है। इसमें ब्यूटी क्या है, आपने 1 करोड़ में एक घर खरीदा, 4 साल बाद आपको लगा कि मुझे या 6 साल बाद, 8 साल बाद आपको लगा मुझे अपग्रेड करना है, तब नए घर की वैल्यू 3 करोड़ है। ब्यूटी ये है कि ये 1 करोड़ के घर की भी वैल्यू डेढ़ पौने तो हो ही चुकी है। तो आपको सिर्फ एक डिफरेंस भरना है। तो पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अच्छा एसेट क्लास है राइट। ओवरऑल और एक मेंटल सेफ्टी देता ही है। पर लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब जैसे घर खरीद लिया, तो रियल एस्टेट इतना बढ़ रहा है, इतने बिल्डर्स आ रहे हैं और इतने फ्लैट सिस्टम बन रहे हैं, तो मैं जब घर बेचने जाता हूँ, तो कोई खरीदार नहीं मिलता है मेरे को। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैसे गाड़ी बेचने जाओगे तो गाड़ी के खरीदार बहुत है, बहुत हैं, बहुत हैं। बट घर बेचने जाओगे तो वहाँ मुश्किल हो जाएगी आपको। सो अब अगर आप ये आज से करीबन 20 साल पहले की स्टोरी देखें, तब भी गाड़ियों का इश्यू था ही। गाड़ी जब थी, हर एक चीज़ इज़ अ वेरी सिंपल फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है? पॉइंट ये है कि अगर आप कुछ ऐसी जगहों पे घर खरीद रहे हो, जैसे मैं एक डेवलपर हूँ और मुझे हर दिन ये एक्सपीरियंस होता है कि कहाँ-कहाँ पे लोगों ने गलत डिसीजंस लिए हैं घर खरीदने में। अच्छा, इस पे बात करेंगे, कहाँ-कहाँ पे ये आप बताओगे? हुँ। सो पॉइंट ये है कि आप जो घर खरीद रहे हो, बहुत सिंपल मन में आदमी क्या कैलकुलेट करता है, अलग-अलग टाइप के बायर हैं अभिषेक जी इसमें। एक बायर है जिसको घर चाहिए, अब उसके शायद फैमिली रूट्स में आया है, उसके शायद सासू माँ उसको हर रोज़ बोल रही है कि मेरी बेटी किसी अच्छे घर में नहीं है, तो वो उस प्रेशर में घर ले रहा है। एक ये वाला घर है, वो कहीं भी ले लेता है, ठीक है। ठीक है? अब अगर वो कहीं भी घर ले रहा है, बिकॉज़ उसके लिए पहला घर है, तो बजट एक सबसे बड़ा कंसर्न है। अब वो सेंट्रल मार्केट से
अगर एक बहुत दूर के डिस्टेंस पे घर ले रहा है, जहाँ पे ओवर सप्लाई ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप एज़ अ बिल्डर मेरे माइंडसेट पे जाइए, ठीक है? मैंने एक प्रोजेक्ट अगर आज मैं बैंगलोर में हूँ, बैंगलोर से समझो कहीं 70-80 किलोमीटर दूर मैंने अब कहीं तो एक शोर किया जो अपकमिंग एरिया है, मुझे माल बेचना है। बैंगलोर के अंदर जो घर 1 करोड़ में है, ऑब्वियसली देखो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहाँ भी सेम लगेगा, वहाँ भी सेम लगेगा, वहाँ शायद थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि उतना ट्रैवल, डिस्टेंस और वो सारी चीज़ है, तो कंस्ट्रक्शन का जो मेजर फ़र्क आएगा वो ज़मीन के कॉस्ट में है। यहाँ ज़मीन ₹1000 स्क्वायर फीट है, वहाँ ₹100 स्क्वायर फीट है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा ₹100 स्क्वायर फीट ही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट समझो ₹400 स्क्वायर फीट है, यहाँ भी ₹400, लेकिन यहाँ पे ज़मीन ही शायद 5000 की है, तो ₹400 स्क्वायर फीट करके मैं 6, 7, 8000 में बेच रहा हूँ। अब मैं वहाँ पे मेरी ज़मीन ₹100 की है, ₹400 का ये है कॉस्ट है, तो मेरे पास टोटल ₹500 का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बचा। मैं यहाँ से कंपेयर करूँगा, उसको बोलूँगा कि यहाँ पे आपको फ्लैट मेन बैंगलोर में 1 करोड़ में मिलेगा, तो वहाँ पे आपको मैं 40 लाख में दे दूँगा। शायद मेरा कॉस्ट अभी भी वहाँ पे 20 लाख ही है या 25 लाख ही है, क्योंकि ज़मीन मेरी सस्ती है राइट। वहाँ पे। अब मेरे पास क्या है, मुझे अगर अपने कैश फ्लोज़ मेंटेन करने हैं, तो मैं स्टार्टिंग में हेवी डिस्काउंटिंग पे बेचूँगा, हेवी डिस्काउंटिंग बेचूँ। प्रॉब्लम ये आ जाता है, आज अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट जहाँ पे 10 लाख, 20 लाख में घर बिक रहे थे, वहाँ पे आज मैक्सिमम इन्वेंटरी अवेलेबल है, क्योंकि पहला रियल एस्टेट का जो सबसे बड़ा हीरो होता है वो है लोकेशन। तो आप लोकेशन के हिसाब से ले रहे हो कि नहीं। सेकंड हम उसको बोलते हैं एलएलपी। आप जब घर खरीदते हो तो आपने एलएलपी देखा है क्या? व्हाट इज़ एलएलपी? लाइफ़स्टाइल लिवेबल प्रोडक्ट। अब हर एक की लाइफ़स्टाइल अलग है। आज आप इस कंपनी के सीईओ हो, आपका एक लाइफ़स्टाइल है, वहीं से लेके बॉटम में इस कंपनी का एक ऑफ़िस बॉय भी है, उसकी लाइफ़स्टाइल है। तो जब भी आप घर लेते हो, तो ये आपके लाइफ़स्टाइल के हिसाब से ये लिवेबल प्रोडक्ट लिया है क्या आपने? अब इश्यू क्या हुआ, जो बहुत सारे लोगों ने दिक्कत की, एक समय पे उनको लगा कि यार मुझे ना अभी घर तो चाहिए, तो टेम्परेरी कुछ तो ले लिया। वो प्रोडक्ट उनके लाइफ़स्टाइल के हिसाब से नहीं था, वो लोकेशन उनके लाइफ़स्टाइल के हिसाब से नहीं थी। अब इस वजह से उन्होंने वो डिसीजंस लिए। अब वहाँ पे जब बिकॉज़ ओवर सप्लाई थी, सब जगह पे लेके। आप खुद ही बताइए, मेन बैंगलोर में या जो इंदिरा नगर है या पूना, बॉम्बे, जो भी मैं जगह बताऊँ, वहाँ पे तो रेट्स हमेशा बढ़ते ही गए हैं। इन बढ़ते ही गए। हाँ, सो जो लोग कह रहे हैं कि यार प्राइसेस क्रैश हो रही हैं, आपका डिसीजन थोड़ा-सा चूक गया है। ऐसे वो सेम चीज़ कार में भी हो सकती है। मैं अगर आज आज मारुति को मुझे हाईएस्ट रीसेल वैल्यू मिलती है, लेकिन एक बड़ी गाड़ी को मेरे को रीसेल वैल्यू वैसे नहीं मिलती, तो वो मेरा डिसीजन था ना। तो अगर मैं कोई गलत डिसीजन लूँगा, तो शुड नॉट बी ब्लेम्ड ऑन द इंडस्ट्री इज़ व्हाट आई तो आप कहाँ-कहाँ पे गलत डिसीज़न लेते हो? मतलब आपने बात करी थी ना कि कस्टमर आप देखते हो कि बहुत जगह गलत डिसीज़न ले लेते हैं। इमोशंस में आके इमीडिएटली घर ले लेते हैं। लोकेशन का ठीक से स्टडी नहीं करते हैं। आप अच्छा, कैसे करें? लोकेशन की स्टडी कैसे करें? मैं वापस इस क्वेश्चन पे आऊँगा, बट मैं थोड़ा बीच-बीच में मैं पूछता रहूँगा कि आपने जो-जो पॉइंट बोलोगे वो पूछूँगा। हाँ, तो लोकेशन की स्टडी कैसे सो करें? लोकेशन की स्टडी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभिषेक जी ये है कि पहले तो एक इंटरनल फैक्टर है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर में ये आपका कन्वीनियंस कितना है, ये लोकेशन आपके लिए, ठीक है? तो आपके लोकेशन में आपके बच्चे के स्कूल से कितना दूर है, आपके ऑफिस से कितना दूर है, आपके वाइफ के ऑफिस से बस कितना यही दूर मैटर है, करता है। ये इन एयरपोर्ट से मैटर नहीं करता, रेलवे स्टेशन से मैटर रेलवे नहीं करता, कहीं स्टेशन से से मैटर नहीं बिल्कुल करता। नहीं मैटर करेगा। इसमें इंटरनल फैक्टर में एक सेकंड आता है इमोशनल फैक्टर, जो मैक्सिमम डिसीजन होते हैं और मुझे लगता है वो थोड़े सही होते हैं जब ये होते हैं, तो आपका सोशल सर्कल कितना स्ट्रांग है। अगर आप एक एरिया ए है और एक एरिया बी है, एरिया ए में आपका सोशल सेक्टर यानी आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स जिनके साथ आपको रोज रात को सोडा पीने जाने की इच्छा हो, सुबह उठ के उनके साथ जॉगिंग पे जाने की इच्छा हो, अगर वो स्ट्रांग है वहाँ पे, तो पहली बात तो आप वो घर बेचने की इतनी आपको इम्पोर्टेंस लगेगी ही नहीं, राइट, राइट। क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है कि वहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या है। तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से टेक्निकली जितना आप मेन सिटी सेंटर के नज़दीक हो, राइट? वहाँ पे हमेशा डिमांड रहेगी ही रहेगी। जितना आप सिटी सेंटर से दूर जा रहे हो, उतना डिमांड में इश्यू आ सकता है, बिकॉज़ वहाँ पे सप्लाई और आ सकती है फ्यूचर में। इसका मतलब सिटी के आउटस्कर्ट्स में लेना नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको स्टडी करिए कि एक
इंडियन गवर्नमेंट ने इतना ट्रांसपेरेंसी रखा है आजकल, आप कोई भी एरिया का डेवलपमेंट प्लान सिर्फ डाल दो कि मुझे पूना में अगर हिंजवड़ी एक पॉपुलर आईटी एरिया है, अगर मुझे डालना है हिंजवड़ी डीपी, हुँ। तो पहला गूगल सर्च उसका डेवलपमेंट प्लान का पीडीएफ होगा। अच्छा ऐसा आता है। हाँ, हर चीज़ का डेवलपमेंट प्लान अपलोडेड है गवर्नमेंट के साइट्स पे, आपको गूगल पे मिल जाएगा। अब उस डेवलपमेंट प्लान में आप देखिए कि कितना ओपन एरिया है, दूसरा गवर्नमेंट ने कितना डेवलपमेंट के लिए रखा है। बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट है वो, देखने में इतना आसान है कि आपको पता चलेगा गवर्नमेंट ने यहाँ पे लाइब्रेरी प्लान की है, हॉस्पिटल्स कितने प्लान किए हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कितने प्लान किए हैं, हर एरिया का मिलेगा आपको। और कुछ एरियाज़ में थोड़ा पुराना हो सकता है, कुछ एरिया में लेटेस्ट है, लेकिन आपको बेयर मिनिमम तो कितना प्लान्ड है उतना पता चलेगा। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग आपने ये देख ली कि ये सब है उधर ऑलरेडी, तो आप सोचिए कि गवर्नमेंट आपसे पहले वहाँ पे बहुत सारा पैसा लगाने वाला है। रास्तों में, लाइब्रेरीज़ में, हॉस्पिटल्स में, ये सारी चीज़ों में गवर्नमेंट पैसा लगाने वाला है। उसके बाद आपसे एक्सपेक्टेड है कि ये पैसा है कि नहीं। तो ये इंटरनल और तो एक्सटर्नल। ये समझ में आ गया, अभी इमोशनल हो गया, लोकेशन हो गया, और क्या गलती करते लोग? लोग बहुत सा इसमें एक तो फिर अब ये क्या होता है जब मैं बाहर देखता हूँ, तो वो लोकेशन की स्टडी ठीक से नहीं करते। सप्लाई बहुत सारी आ गई और उसके दोस्त 40-50 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो वो उस एरिया से बोर हो जाते हैं, वो एक सबसे दूसरी बड़ी गलती हो जाती है। तीसरा, हमेशा अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में गड़बड़ कर लेते हैं। देखिए, आप कोई भी डेवलपर ना सिंपल मार्केट है, ओपन मार्केट है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज़्यादा प्रीमियम लूँगा। तो कोई भी डेवलपर प्रीमियम नहीं ले सकता है बिकॉज़ मार्केट में 10 कॉम्पिटिशन है। तो आप क्या करते हैं, आपको लगता है जस्ट बिकॉज़ ये सस्ता है, तो मैं ये सस्ते के चक्कर में जाता हूँ। अब आप उस सस्ते के चक्कर में जो दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि प्रोडक्ट का लेआउटिंग। आज आप अगर एक मास्टर बेडरूम पकड़ते हैं, हुँ। आप देखिए क्या हुआ जब पूरा कस्टमर के बजट में एज़ अ डेवलपर मुझे एक प्रोडक्ट कस्टमर के बजट में बिठाना है, तो इस इंडस्ट्री में ऑल ओवर इंडिया में रियल एस्टेट में क्या हुआ, घर के साइज़ेज़ छोटे होते हो गए। पहले 2 बीएचके 1000 स्क्वायर फीट का होता था, आज 500 के भी 2 बीएचके बन रहे हैं। तो वो 1000 से 800 पे आए, 600 पे आए, 500 में भी बन गए। अब क्या हुआ, बिकॉज़ आपके बजट में बिठाना है बिल्डर को। अब दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप डिसाइड करो कि आपको कितनी जगह चाहिए रहने के लिए। एक सिंपल मास्टर बेडरूम में 12 बाय 15 का मास्टर बेडरूम लगेगा ही लगेगा। हाँ, बिल्कुल लगेगा 12 बजे। आप वरना आप नहीं रह पाओगे। इंडियंस हैं हम, हमारे घर पे मेहमान आते ही हैं। तो हमें एक मिनिमम 20 बाय 25 का या सॉरी 20 बाय 25 फिर भी ज़्यादा हो गया। मैं अगर कहूँ तो भी 15 बाय 18 तो बेयर मिनिमम लिविंग स्पेस चाहिए हुँ। आपको। यानी जो लिविंग रूम है, लिविंग डाइनिंग एरिया है। सपोज़ आपके घर पे मेहमान आ गए, रिश्तेदार आ गए, 10-12 लोग बैठे तो उतना तो जगह चाहिए ही चाहिए, राइट? और घर टेक्निकली इंडियंस हमेशा क्या कहते हैं, घर वालों के लिए खरीदते हैं ना, जो जो रिश्तेदारों के लिए आएँगे उनके खरीदते लिए हैं। खरीदेंगे, वो सही है। आएँगे तो उनका मज़ा है, तो वहीं पे वो गेम लिविंग है। रूम में बैठेंगे, टीवी देखेंगे, हाँ, तो बच्चे आएँगे सबके, कहाँ रहेंगे सब करेक्ट है। लोग? तो फिर पहला तो वो प्रोडक्ट एक अच्छा, आइडियली घर कितना होना चाहिए? कितने स्क्वायर फीट का होना चाहिए? एक जिनकी एक फैमिली है जिसमें पति-पत्नी, 2 बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स और कुछ लोग आते हैं। तो आइडियली कितना होना चाहिए वो घर? ये बहुत सो अगर ये सो इट्स बेसिकली इट्स अ फुल फैमिली। हाँ, फुल फैमिली। हाँ, इट्स बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट होता है, फुल फैमिली कॉन्सेप्ट होता है, तो ये तो फुल फैमिली है। सो सो फुल फैमिली इज़ एनीवेयर बिटवीन 2000 टू 2800 स्क्वायर फीट मिनिमम चाहिए। इतना होना चाहिए। हाँ, सो दैट आपको आपकी प्राइवेट स्पेस भी मिले, जब आपको थोड़ा-सा शांति में बैठना है तो वो भी जगह मिले और जब सब साथ में चाहिए तो वो जगह भी मिले और मेहमान वगैरह आए तो उसके लिए अच्छे सा है। सो 2200 से 2800 के बीच में आपको ईज़िली 3-4 बीएचके के कॉम्बिनेशंस में अच्छा हो जाएगा, बट दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक राइट। है? तो ये है और अगर आप न्यूक्लियर फैमिली हो 1200 इज़ व्हाट वी बिलीव इज़ चाहिए ही 1200। चाहिए। ये तो हो गया आपका वो टोटल स्क्वायर फीट। अंदर कारपेट एरिया तो कम हो जाता है, फिर 60-70% ही नहीं, मैं रहता ये है। कारपेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो कारपेट फिर की तो बात बहुत कर बड़ा रहा हो हूँ गया। बिकॉज़ बहुत पैसा चाहिए अभी फिर तो। हाँ, रेरा जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आने के बाद हमें बिल्ट अप सेलेबल पे बात करना पॉइंट ही नहीं है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज़ रेरा कारपेट। रेरा ये कारपेट रेरा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ, रेरा एक गवर्नमेंट बॉडी है पूरी? गवर्नमेंट अगर बॉडी है। मान लो अभी भी बिल्डर गोची करता है, मान लो पैसा लेके भाग जाता है, फिर क्या होता है? सो अभी बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे-अच्छे सो जहाँ-जहाँ पे रेरा एप्लीकेबल है, जैसे महाराष्ट्र में महारेरा है। कर्नाटका में मैं नहीं जानता कैसा है बट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ रेरा इज़ देयर। हाँ, रेरा रहेगा ही रहेगा। सो अभी कैसा हो गया है, एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की गई है जिसमें डेवलपर
डेवलपर का आर्किटेक्ट, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये तीनों लायबल हो जाते हैं जो हम करते हैं, ये जो हम बात बता रहे हैं। तो हमारे पास एक बीच में पोर्टल है जहाँ पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, कस्टमर सब देख पा रहा है, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वॉल्व है। सो रेरा में जब पैसे आते हैं, आप अगर कस्टमर हो मुझे पैसे दे आते हैं तो 2 अकाउंट्स में आते हैं बेसिकली। एक है 70% अकाउंट, एक है 30% अकाउंट। अच्छा। तो आपके चेक जो टेक्निकली आते हैं ऐसे 2 अकाउंट्स में मुझे स्प्लिट करने हैं। आप एक ही अकाउंट में देते हो, उसके बाद कंपल्सरी मुझे 2 अकाउंट्स में स्प्लिट करना पड़ता है। सो एज़ अ डेवलपर आई एम ओनली अलाउड टू विथड्रॉ फ्रॉम दैट 30%। 70% को यूज़ नहीं कर सकते। मैं 70% सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए ही करूँगा, अदरवाइज़ मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेरा को रिपोर्ट करने की। सो वो मुझे अलाउ ही नहीं करता फंड्स यूज़ करने के लिए। तो आपने ₹100 दिए, ₹70 आई हैव टू स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन। हुँ। तो पहले जो ज़माने में गलतियाँ करते थे बिल्डर्स के, पैसे आ गए और मैंने यहाँ और ज़मीन खरीद ली इसी पैसे से, अब वो पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट ये आगे चल के मैं एज़ अ डेवलपर ऑनेस्टली गवर्नमेंट को प्रपोज़ करूँगा कि इसको 70-30 नहीं 80-20 ही करो। ऑनेस्टली 30% जैसा मार्जिन रहा ही नहीं है अब ये इंडस्ट्री में, राइट? तो आप उल्टा जितना ज़्यादा यहाँ दोगे मैं उल्टा वैसा हो सकता है। इसलिए आगे चल के शायद गवर्नमेंट ये भी कंसिडर करे। तो अभी डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है इसकी वजह से? डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? अच्छा डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, बुरा डेवलपमेंट कम हो रहा हाँ, है। बट लोग अभी फ्लैट सिस्टम सब बन रहे हैं अच्छे खासे, या सिर्फ़ बड़े शहरों में ही बन रहे हैं, छोटे शहरों में भी है अभी? सो अगेन जैसे मेरी वाइफ इंदौर से, उज्जैन से है, तो वहाँ पे अभी तक अपार्टमेंट सिस्टम नहीं आया है। नहीं आया बिल्कुल। वहाँ कोठी सिस्टम ही चलेगा, उनको कोठियाँ चाहिए अपनी, वैसा है। सस्ती इस वजह से या फिर सस्ता बिल्कुल नहीं है, या मेंटालिटी से? सस्ता बिल्कुल नहीं है। शायद पूना में जो मैंने वहाँ पे देखा है, वहाँ पे ज़मीन करके खुद का मकान करने में पूना में 3 मकान आ जाए, उतना महँगा है। बट अभी तक बिकॉज़ अ, वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग कल्चरल प्रेशर है कि कोठी में ही रहना है, खुद का मकान ही चाहिए, राइट, राइट? ज़मीन का घर चाहिए सबको ज़मीन बेसिकली, का घर चाहिए लिफ्ट में वहाँ नहीं पे, जाना किसी हाँ। को। बट जैसे-जैसे बहुत सारी चीज़ें डेवलप जैसे इंडस्ट्रीज़ आएँगी, फैक्ट्रीज़ आएँगी, आईटी आएगा, ये सारी चीज़ें आएँगी, ज़मीन कम होती जाएगी तो ये करेंगे ही करेंगे कि फ्लैट के बगैर वो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो ये पता चले कि बिल्डर जेन्युइन है, या फिर आजकल वो छोड़ ही दें कि भई बिल्डर तो जेन्युइन होगा ही होगा। नहीं देखिए रेरा में भी क सी बेसिक ध्यान देना जिसमें पहला चीज़ कि उसने कितने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। तो आज पहला प्रोजेक्ट है बंदे का तो फिर? पहला प्रोजेक्ट है तो मैं पर्सनली ये कहूँगा कि आप बहुत सारा रेरा का स्टडी करना पड़ेगा जो आपसे इंडिविजुअली नहीं होगा बिकॉज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो एक लॉयर को थर्ड पार्टी कंसल्टेंट करके रखिए। आप बड़ा घर खरीद रहे हो 10-15 हज़ार रुपए लॉयर की फीस अच्छे से देख के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑडिट करवा लीजिए उससे। बिकॉज़ बहुत सारी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो शायद आपको डायरेक्ट ना समझ में आए। अच्छा, गुरुग्राम का एक इंसिडेंट पता है ना, जहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग को गिरा दिया गया था? तो वो क्यों गिरा दिया जाता है? मतलब ऐसा क्या इल्लीगल क्या किया होगा उन्होंने जो उससे गिरा दिया होगा? कुछ स्टडी है आपके पास उसकी? सी अलग-अलग अप्रूवल्स हैं। मैं किसी एक बिल्डर का नाम नहीं लेते हुए या किसी एक शहर का इंसिडेंस नहीं लेते हुए मैं आपको बताऊँगा चीज़ें कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एनवायरमेंटल क्लीयरेंस। एनवायरमेंटल क्लीयरेंस एक एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है हमारी बॉडी, उससे हमें जब भी मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूँ, मुझे उनसे जाके एक अप्रूवल लेना पड़ता है कि मेरे ये प्रोजेक्ट से उस एरिया के इकोसिस्टम या ग्रीनरी में या वाटर लेवल्स में कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। और उसमें वो कंटिन्यूअस और वहाँ पे टॉप के लोग बिठाते हैं वो। मतलब दिस इज़ अ बॉडी व्हिच इज़ मतलब बहुत एलीट लोग रहते हैं जिनका दिमाग बहुत सॉलिड है। सो दे कीप गाइडिंग अस एंड जब तक वो मैं उनके हिसाब से प्रोजेक्ट को रीडिज़ाइन करते-करते नहीं जाता, तब तक वो उसका अप्रूवल नहीं देते हैं। तो बहुत सारे जगहों में ऐसा हुआ था कि कुछ ऐसे ही किसी नॉर्म्स को लेके एनवायरमेंटल क्लीयरेंस हो या ऐसे और अलग-अलग इम्पोर्टेंट क्लीयरेंसेस हैं, जो उनको नहीं मिले गए, फिर उसके लिए कोर्ट में फाइट हुआ गया, फाइनली बहुत साल कोर्ट केसेस चलते गए और कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन लेते हुए उसको गिराने का सोचा गया। अच्छा, आपको बहुत टाइम हो गया है इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, अभी आप बिल्डर बन गए हो, मतलब अच्छी खासी हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहे हो आप बड़े-बड़े। तो एक एंड यूज़र को, मतलब जो क्वालिटी होती है, कितनी बार देखा जाता है जब आप उसको ठोकते हो तो उसमें वो कचरा निकल रहा होता है। तो सही है। कैसे पता लगाए कि एंड यूज़र, जैसे मेरे जैसा एक एंड यूज़र, मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं, वो कैसे पता लगाए कि ये जो क्वालिटी बनाई है इसने, ये एकदम सही बनाई है? क्योंकि प्रोमिसेस ऐसा करते हैं कि सीमेंट भी बहुत जोरदार है और आपका जैगुआर की फिटिंग लगाई जाएगी और ऐसा-ऐसा किया जाएगा। वो कैसे एंश्योर करें? हाँ, सो एज़ अ डेवलपर ये थोड़ा मेरे लिए नाइटमेयर है इसका आंसर देना भी क्योंकि मेरे ही क्लाइंट्स मुझे फँसा देंगे बट
आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ वी फोकस ऑन क्वालिटी सो मच दैट वे। आजकल 5,000 6,000 रुपए में देयर आर फॉर्च्यूनेटली देयर आर गुड स्टार्टअप्स जो आते हैं, घर पोज़ीशन लेने के पहले बहुत सारा इंस्पेक्शन करवाते हैं एंड उनकी 30, 40, 15, 50 पेजेज़ की आपको एक रिपोर्ट दे देते हैं इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स कि कहाँ पे इश्यू है। हुँ। सो आप खुद तो देख ही सकते हैं, आज के पहले ये स्टार्टअप्स के पहले कैसा होता था कि कोई मैंने घर लिया है तो मेरा दोस्त है जो किसी बिल्डर के यहाँ काम करता है या इंटीरियर वाला है तो मैं उसको लेके जाता था, तू मुझे इंस्पेक्ट करके दे। आज बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं 4-5-6,000 रुपए लेते हैं, पूरा घर डिपेंडिंग आपका स्क्वायर फीट कितना है, पूरा घर इंस्पेक्ट करके डिटेल्ड रिपोर्ट देते हैं। वो रिपोर्ट आप बिल्डर को दीजिए, वो उतने इश्यूज फिक्स करवा लीजिए, वो सॉल्व हो जाएगा। सी आप डेवलपर के मन में कभी भी गलत घर देना नहीं है। हमारे उल्टा पता है कि एक अच्छा घर देना यानी 4 कस्टमर्स की मार्केटिंग फ्री हो जाती है। यानी जो 4 कस्टमर्स मुझे उनके रेफरेंस से ही आएँगे। तो एज़ अ डेवलपर मेरा इंटेंशन नहीं है कि कभी भी ये देना। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे मेरा क्लाइंट है, बहुत पढ़ा लिखा है, ऑर्गनाइज़्ड है, बहुत पैसे वाला है। ये चेन से लेके मेरे पास जो लेबर हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऑर्गनाइज़ नहीं है, उनके अलग प्रॉब्लम्स है लाइफ में। वो प्रॉब ये जो ब्रा गैप एज़ अ डेवलपर या एज़ अ बिल्डर हम ब्रिज करते हैं, उसमें ये प्रोसेस में ये ग्लिचेस आ जाती हैं। कोई भी इंटेंशनली मैं आज आरसीसी वीक नहीं बना सकता ना, वो कोई तो नहीं मान लो बनाएगा। कुछ गलत पानी ज़्यादा डाल दिया उसमें, सीमेंट में हाँ, कम डाल दिया, रेत बेसिकली में वो कुछ लोग कर दी। कैसा है ना, वो उतना क्वालिटी फ़ोकस्ड नहीं होते हैं। तो उनके लिए क्या है, आपके लिए ये एक टाइल का आपके घर की टाइल्स है, उसके लिए एक टाइल का टुकड़ा है। तो उसको फटाफट थापी मार के सीमेंट-विमेंट लगा के उसको आज का हाज़िरी ख़त्म करना है, कल की तरफ जाना है। सो उसमें क्वालिटी इंजीनियर्स रखते हैं, डेवलपर्स हमने बहुत सारे क्वालिटी इंजीनियर्स रखे हैं, इंस्पेक्शन लेवल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। अच्छा, एक बात बोली जाती है, इंडियन अगर अपन इंडिया में इंडियन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, इंडियन घर खरीद रहे हैं, तो मैंने किसी का पॉडकास्ट किया तो एक बात चली थी कि घर का वास्तु, तो एस्ट्रोलॉजर आए थे तो उन्होंने बोला कि सारे बिल्डर खुद का वास्तु तो ठीक करके रखते हैं, बट घर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनाते और लोगों को बोलते हैं ऐसा कि वास्तु के अकॉर्डिंग और बेच देते हैं। तो इसका आज मैं ना सच बताऊँगा आपको, ठीक है? अगर आप कहते हो कि सबसे अच्छा वास्तु एग्जाम्पल ईस्ट फेसिंग घर होता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऐसे डेवलपर जब मैं एक फ्लोर पे 4 फ्लैट बनाता हूँ, चारों ईस्ट फेसिंग कैसे हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते, राइट? सो क्वेश्चन कैसा है, जितना मैंने मेरे इतने सालों इयर्स के एक्सपीरियंस में ये है कि फिर भी हर घर बिकता है, राइट? सो पॉइंट है कि मैंने एक ट्रेंड, एक शिफ्ट देखा है कि आप वास्तु में कितना बिलीव करते हो, वो बिलीवर्स थोड़े कम होते हुए देखे हैं। प्लस ये चीज़ देखी है कि हर एक बंदा ना 100% वास्तु कंप्लायंट मुझे पर्सनली लगता है कोई घर नहीं बन सकता। टेक्निकली जो तो हर एक बंदा क्या करता है, टॉप 2 या 3 चीज़ें देखता है। वो एंट्रेंस देखता है, फिर एक ईशान्य कॉर्नर होता है जहाँ पे अग्नि होनी चाहिए, टॉयलेट के पोज़ीशंस देखता है, जो 2-3 चीज़ें वो देखता है। तो वो उसके लिए प्राइमरी होते हैं, तो वो उसको मिल जाते हैं। उसके बाद फिर वो कुछ जगहों पे वो ओके टू कॉम्प्रोमाइज़ होता है और कुछ लोग जो 100% उनको चाहिए, तो एक फ्लोर पे एक फ्लैट तो मिलेगा ही मिलेगा, वो खरीद लेते हैं और बाकी 3 लोग अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पकड़ के रखते हैं, वो लोग वो ले लेते हैं। सबके लिए वास्तु ठीक ही है, क्योंकि सब तो चल ही रहे हैं, सबकी सब लाइफ तो चल। चल ही रहा है और कहाँ आप देखिए ना, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि साउथ फेसिंग घर नहीं चाहिए और मेरा खुद का दुबई में अपार्टमेंट है और वो लोग साउथ फेसिंग को बहुत हीरो मान के उन्होंने मेरे को बेचा था वहाँ पे। अच्छा, ऐसा तो ऐसा है ही नहीं। आपको लगा कि कभी आपको भी ऐसा बेवकूफ़ बनाया गया है किसी बिल्डर ने? सी देखिए, ऑनेस्टली कभी ऐसा हुआ है इंसिडेंट ऐसा? होता ही है, ऑनेस्टली होता ही है। देखिए, बेच बिल्डर नहीं रहा है, हाँ। बेच कौन रहा है? सेल्स वाला रहा है। बेचारे को बहुत प्रेशर है, उसको उसके टारगेट्स अचीव करने हैं। इसका मतलब ये क्या है कि वो झूठ बोलता है ऐसा नहीं है, बट वो सच को बहुत खींच देता है। तो वो मैंने बहुत सारे सेल्स वालों को देखा है कि सच को बहुत खींच देते हैं, जो इस वजह से शायद हेरा-फेरा आया कि वो अभी जैसे दुबई में जाओ तो हर एक बोलेंगे सर बुर्ज खलीफा है, तो दुबई में हर जगह से बुर्ज खलीफा दिखना है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो हमारा बुर्ज खलीफा व्यू है। तो जब आप वहाँ जाते हो और देखते हो, तो कह रही है तो बुर्ज खलीफा किधर है? तो वो वाला चीज़ है। तो आप सेल्स वालों को इतना प्रेशर देते क्यों? हम सेल्स वालों को क्योंकि वैसे आपका घर तो बिक ही रहा है ना। हाँ, घर बिक ही रहा है। ऑनेस्टली क्यों प्रेशर देते हैं? एक तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारे लिए एज़ अ डेवलपर वो है कैश फ्लोज़। देखिए कैश फ्लोज़
बहुत डिफ़िकल्ट है रियल एस्टेट लाइन में। जब मैं पहले ही एक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूँ, मुझे उसकी ज़मीन खरीदनी है जो मैसिव कॉस्ट है, गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस भरने हैं, उसके सैंक्शंस लाने हैं, तो मेरी जेब 4 बार खाली हो चुकी होती है तब तक। अब सेल्स ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं डिपेंडेंट हूँ जो मेरे कैश फ्लो को ज़िंदा रखेगा और वो प्रोजेक्ट को हेल्प थोड़ा करेगा। ऐसे ही बता दो ना कि मतलब जैसे 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हाँ। तो कितने रुपए आप लगाते हो? फिर कैसा पैसा बनता है? थोड़ा-सा एक आइडिया हो जाए। सर, एक टिपिकल अगर 1000 करोड़ का एक टिपिकल प्रोजेक्ट है, सो ज़मीन के 2 मॉडल्स हैं आजकल। एक है कि मैं थोड़ा 100 करोड़ करता हूँ, थोड़ा अच्छा 100 रिलेटिवली करोड़ कर ले। मैथमेटिकली थोड़ा इम्पोर्टेंट क्लियर जाएगा। सो एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें एग्ज़ाम्पल मैंने ज़मीन खुद खरीदी है या मेरी जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें अभिषेक जी आपकी ये ज़मीन है, मैं आपको एक फिक्स्ड रेशियो में कि एग्ज़ाम्पल 40% आपका, 60% मेरा, तो उतना स्क्वायर फीट का सेलेबल निकाल के उतने फ्लैट्स मैं आपको बना के दूँगा। सपोज़ 100 करोड़ में 100 फ्लैट बना रहा हूँ, तो 40 फ्लैट तो आपको ही बना के दे दूँगा। आप फिर उसको रेंट पे चढ़ाओ, आगे बेचो, वो आपका है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम होती है। कम हो गया, पैसा नहीं लगा उसमें। पैसा उसमें नहीं लगाना है, आपको सिर्फ़ मुझे एक डिपॉज़िट देना है जो करीबन 10 करोड़ के आस-पास सपोज़ एक डिपॉज़िट दे दिया, और गवर्नमेंट को जो सैंक्शंस के लिए करीबन एक 5 करोड़ रुपए और एक 4-5 करोड़ रुपए मार्केटिंग के लग गए, कि ये है। अगर मैं यही ज़मीन खरीदता हूँ, तो समझो 30-35 करोड़ की ज़मीन आ गई, प्लस सैंक्शंस, प्लस मार्केटिंग, सेल्स ऑफिस, सैंपल ऑफिस, तो 50 करोड़ रुपए तो मुझे लगेंगे ही यहीं लग गए आपके। लगने हैं। बाकी फिर जब जब से आप जब बनाओगे फिर कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाएँगे। वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान है, तो मुझे सारा तो पैसा ये ज़्यादा बढ़िया है, तो लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब ज़मीन देते हैं फिर लोग आजकल? हाँ, सो आउटराइट ज़मीन लेके करना इज़ एनी टाइम एडवाइजेबल, बहुत अच्छा है। उसमें कंट्रोल मेरा रहता है, सब कुछ मेरा एग्ज़ीक्यूशन रहता है। बट बोथ मॉडल्स आर ओके। आजकल ज़मीन की इतनी शॉर्टेज है कि इफ़ यू गेट अ गुड लैंड ओनर, और आप सिंपल एक केस समझिए कि आज अगर बोलो कहते हैं ना कि यार ये लैंड ओनर के घर हों तो फिर लैंड ओनर भी यहीं रहेगा। लैंड ओनर हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हो गए चुके हैं, जिन्होंने उनके पास बहुत सारी एकड़ और वेकर में ज़मीन थी। लैंड ओनर्स टिपिकली एक अच्छा अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या तो वो फ्लैट रेंट पे रखेंगे, जो अगेन आपके ही मतलब आई टिपिकल अच्छे क्लाइंट्स को ही दिया जाते हैं, या वो फ्लैट बेचते हैं हमारे थ्रू ही, और फिर वो आगे कहीं और ज़मीन ले लेते हैं। आपका एक स्टेटमेंट है, मैं किसी और का घर नहीं बल्कि खुद का घर बना रहा हूँ। हाँ, सो पॉइंट ऐसा कैसा है, हमारे प्रोजेक्ट्स में एक मैं एक्चुअली एक बहुत जेन्युइन एग्ज़ाम्पल बताऊँगा कि मैं घर में रहता था और मेरी मॉम को आर्थराइटिस है, तो घुटनों की तकलीफ़ है। तो वो चल नहीं, मतलब चल पाती हैं बट थोड़ा दर्द होता है। अब मॉम जब भी शावर में जाती थी, नहाने जाते थे, तो वो चेयर लेके जाते थे क्योंकि वो बोलते थे मैं इतनी देर खड़े रह के नहीं ले सकती, घुटनों की तकलीफ़ है। अब ये मुझे जिस दिन समझा, मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में मास्टर वॉशरूम में हम कस्टमर को पूछते हैं, "भई आपके माता-पिता रहने वाले हैं?" "हाँ।" "वो कौन-सा कमरा दोगे? 3 बीएचके तो आप मास्टर बेडरूम अपने लिए रखोगे तो के दोगे उनको कि गेस्ट बेडरूम दोगे?" तो वो बोलते हैं, "चलो ये गेस्ट वाला मेरे माता-पिता के लिए है।" हम हर मास्टर वॉशरूम में अभी हमने जहाँ पे भी पेरेंट्स वॉशरूम में हमने एक स्लैब लगा देते हैं शावर एरिया के नीचे, प्रॉपर स्लैब ग्रेनाइट का, कि वो सीनियर सिटीज़न बैठ के भी अगर उसको शावर करना है तो कर सकता है। ओह! नाइस। तो ये अब मैं क्यों बताऊँ कि अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने अपने घर में जो प्रॉब्लम देखे, वो चीज़ें हैं। अब मेरी मॉम कभी अगर बीमार है, तो हमने उनके बाजू में इमरजेंसी अलार्म लगा के रखा है कि वो बेल बजाएँगी तो घर में बेल बजता है तो हम जाते हैं कमरे में। सेम अब मैं हर प्रोजेक्ट में दे रहा हूँ कि ये अब जो मेरे साथ प्रॉब्लम है वो हर एक के साथ होगा। सो जितना, और इसको मैं जनरली ये नहीं कहूँगा, इसको आप जानते हैं एक साइंस है, यूएक्स, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। सो हम कहते हैं कि वी आर यूएक्स अनेबल्ड होम्स। हमने यूज़र डिज़ाइन, यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत समझा है, उनको कैसे चाहिए उस हिसाब से हम बनाते हैं। कौन-सा ग्रुप है आपका? टुलिप ग्रुप राइट अभी? ट्यूलिप ग्रुप सो पूना अभी में। कितने हो गए मतलब कितने फ्लैट्स कितने बना दिए हैं? सो हमने 2012 में चालू किया था, करीबन 9 प्रोजेक्ट्स हम डिलीवर कर चुके हैं। 9000 करोड़ के प्रोजेक्ट कर दिए होंगे। ये हर प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का नहीं होता है, हर प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का नहीं होता है। एवरी स्टार्ट इज़ अ हम्बल बिगिनिंग, तो पहला प्रोजेक्ट तो शायद 40-50 करोड़ का ही होगा। सो 9 प्रोजेक्ट्स हम कर चुके हैं। 2 मैसिव प्रोजेक्ट्स हमारे पूना में अभी चल रहे हैं, इन्फिनिटी अवाना और इन्फिनिटी इवाना, जो पुनवले ही एक ही लोकेशन पे है। हुँ। क्या बेनिफिट है लोकेशन का वहाँ का? अगर बताना चाहो तो? लोकेशन वहाँ पे कैसा है, वो लोकेशन तो पूना में ब्यूटी ये है कि जैसे बैंगलोर की ब्यूटी है, वेदर इज़ ऑल टाइम, वाटर सप्लाई इज़ थोड़ा शायद बैंगलोर में लास्ट ईयर न्यूज़ सुना था, तो यहाँ पे तो पूना में
water is good that way. The beauty is, and touchwood, thanks to the Indian IT system, हम जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन आज सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द आईटी इंडस्ट्री. सो इट्स वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू द हिंजवड़ी आईटी पार्क. सो उसके आसपास 20-30 मिनट्स में जो भी है वो सारी एरियाज डेवलप्ड हुए. पुनवले, ताथवड़े, वाकड़, बानेर, हर एरिया डेवलप हो चुकी है. पहले ऐसे देखा जाता, मतलब ऐसा मैं सोचता था कि जो बिल्डर्स लोग हैं वो पुराने सब पैसे वाले बिल्डर्स थे, वही सब बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बना रहे हैं। बट आजकल देख रहे हैं तो नए नए लोग भी, नई जनरेशन भी एज ए बिल्डर बन रही है। तो क्या डिफरेंस आ रहा है और कैसे बन रही है? इतना पैसा आ रहा है या फिर क्या हाँ, दिमाग ज़्यादा है आजकल लोगों में? उसका बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है, प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए हैं. अब प्रॉफिट मार्जिन्स, ये बहुत जेन्युइन आंसर है अभिषेक जी. प्रॉफिट मार्जिन्स कम होने की वजह से एक लेगेसी बिल्डर था जिसने समझो 2000 में उसने काम चालू किया था. तब वो फ्लैट चालू करता था जब लॉन्च पे 20 लाख रुपए होता था और पोजेशन पे आते आते वही फ्लैट 40 लाख रुपए होता था. तो वो एक थिक मार्जिन्स कमाता था. अब क्या हो गया है, मार्जिन्स बिकॉज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आपका सीमेंट, आपका स्टील इतना ज्यादा हो गया है, प्लस आपको वो प्राइस एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है अभी बिकॉज ऑफ द सप्लाई. तो अब लेगेसी बिल्डर क्या सोचता है, पहले यार मैंने इतना एक प्रोजेक्ट करता था, शायद एक्स करोड़ मेरा प्रॉफिट हो जाता था, आज उसको उतना नहीं मिल रहा है, तो वो कम कर रहा है अपना काम. फिर हमारे जैसे बिल्डर्स हैं जो एजुकेटेड हैं, जिनको समझ के रखा है कि यार इसमें पैसा है, लेकिन जो भी मैं कर रहा था उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है मुझे. हाँ, हाँ, राइट। तो जो मैं कर रहा था पहले उससे तो मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन जो वो लेगेसी वाला बिल्डर है उसको उससे कम मिल रहा है, तो वो कम कर रहा है काम और हम बढ़ा रहे हैं काम. तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग इनसाइट है ये, कि न्यू बिल्डर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बड़ों का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया. नया दूसरा नए क्यों चल पा रहे हैं, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, वी कैन अंडरस्टैंड लेआउट, वी कैन अंडरस्टैंड. अब पुराना बिल्डर, आप कितना, एक सबसे बड़ा केस होता था, बिल्डर क्या कहता था कि सर ये अपार्टमेंट में 0 चेंजेस हो सकते हैं पोजेशन तक, पोजेशन के बाद आपको जो करवाना है करवाओ. ऐसा रूल नहीं है. तो अब नहीं है। ये पहले भी नहीं था. अच्छा। पहले उसके ठाट थे हाँ। कि भाई मैं अभी कुछ चेंजेस नहीं करूँगा, क्योंकि उसके पास वो आईटी सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी नहीं थी उसको मेंटेन करने के लिए. आज हम आईटी बैकग्राउंड से हैं, टेक्नोलॉजी है, हम कस्टमर्स के सामने हमने 12-15 कस्टमाइजेशंस पहले ही रख देते हैं सर, कि आपको ये चाहिए, एक काम करो, फिर हमारे पास आईटी सिस्टम्स है, वो टेक केयर कर लेते हैं कि वो काम डिलीवर हो. अच्छा, इसमें जो बिल्डर्स होते हैं इसमें भी टीम का काम होता है, टीम का रोल होता है ज़्यादा? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा. हैं? या फिर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया और ठीक है काम हो गया तो जाओ? सो मैं तो इनफैक्ट इसको रेड फ्लैग बोलूंगा. आप चेक करो डेवलपर से जिससे आप घर खरीद रहे हो, उसने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आउटसोर्स कर रहा है या खुद बना रहा है. ये भी एक चेक हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक है. आज मेरे पास इन हाउस आर्किटेक्ट टीम है, मेरे पास इन हाउस इंजीनियरिंग टीम है. मैं, मेरे पार्टनर संजय वर्मा, हम खुद सुबह 9 बजे साइट पे रहते हैं जब एक्चुअल काम शुरू होता है. सुबह की मॉर्निंग हर्डल मीटिंग्स लेते हैं. वो हर्डल मीटिंग्स कॉन्ट्रैक्टर्स अपने लेबरर्स के साथ लेते हैं, और फिर वापस शाम को एक बेसिक चेक हो जाता है व्हाट्सएप पे कि ये सारा काम हुआ कि नहीं, फिर नेक्स्ट डे वापस हर्डल मीटिंग में हो रहा है. पर ऐसा देखा जाता है बिल्डर्स लोग तो कुछ काम नहीं करते, आते हैं साइट पे देखा ठीक चल रहा है और घर जाते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, सोते पे 4 बजे आते हैं, फिर हाँ, करते तो हैं। तो वो ये लाइफ़स्टाइल है बिल्डर की या फिर क्या चैलेंजेस आते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं है. एक्चुअली बहुत सारे लोग ये लाइफस्टाइल अगर फॉलो कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट या तो क्वालिटी में जा रहा है, या तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जा रहा है. मार्जिन्स इतने थिन हो गए हैं कि मैं खुद चेक नहीं करूं कि ये सीमेंट क्वालिटी वाला आया है, स्टील क्वालिटी वाला आया है, इसमें वेस्टेज नहीं हो रहा है, बराबर लग रहा है, ये चोरी मारी नहीं हो रही है. तो जितना मैं ध्यान दूंगा उतना मैं अपने लिए प्रॉफिट्स बना के रखता हूँ. सो टेक्निकली ऑनेस्टली फॉर अस इट्स अ 7 days वीक. अच्छा डेवलपर जो है वो वर्क्स 7 days फुल टाइम, और वो हॉलीडे फिर लेता है कि ऐसे वैसे 45 दिन कंटिन्यूस काम कर ले, फिर जाके 4-5 दिन की छुट्टी, कहीं तो वेकेशन छोटी करके आ जाएगा, फिर वापस काम करेगा. आइडियली ऐसा ही होगा. अच्छा, दवाइयों में भी होता है ना कि एक जेनरिक मेडिसिन आती है और एक वो आती है ब्रांडेड मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन होती है बहुत कॉस्ट महँगी. महँगी और जेनरिक मेडिसिन होती है बहुत सस्ती। हाँ. तो अब यहाँ पे भी बात आती है जो डेवलपर्स है, हुँ. एक ब्रांडेड डेवलपर कि भई इसका ब्रांड का नाम है, तो वही फ्लैट वो 2 करोड़ में बेच रहा है और कुछ डेवलपर है जो वही फ्लैट सेम क्वालिटी, सेम चीज़ें, आस-पास ही लोकेशन वो 1 करोड़ में बेच रहा है। तो ये ट्रू है या गलत है? है ना, ट्रू है. अब ट्रू है क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी का उसका प्रॉफ़िट है. हुँ। आज आप ब्रांड क्यों बने? एडवर्टाइज़िंग से नहीं बने. एडवर्टाइज़िंग से तो कभी ब्रांड नहीं बनता कि उसने 100 होर्डिंग लगा दी या ये ब्रांड एम्बेसडर रख लिया तो वो ब्रांड बन गया. वो ब्रांड बना बिकॉज़ उसके कस्टमर्स ने उसको ब्रांड बनाया, जो एक्जिस्टिंग उन्होंने घर रहा.
जो कस्टमर्स ने उसको ब्रांड बनाया, उसने उसको वैसी कस्टमर सर्विस दी। और कस्टमर सर्विस आपको भी पता है हर इंडस्ट्री की एक बड़ी कॉस्ट है। यानी अगर आज मैं एक डेवलपर हूँ, आज मेरे पास खुद का एक कस्टमर सपोर्ट टीम है, मेरे पास एक फंक्शन है, एक बिज़नेस है, तो एक डिवीज़न है, तो मैं उसमें कस्टमर सर्विस दे रहा हूँ, उसका पैसा लगता है। और उसने अच्छी कस्टमर सर्विस दी, जो पैसा खर्च किया क्लाइंट के ऊपर, शायद उसने एक्स्ट्रा 10% 20% खर्च किया, लेकिन बेचते समय वो 30% ले रहा है, तो वो 10% प्रीमियम कमा रहा है अपने ब्रांड का। बट ऐसा नहीं है कि वो 30% पूरा प्रीमियम है। हाँ, तो आप कस्टमर सैटिस्फैक्शन पे बहुत बिलीव करते हो, पर कस्टमर लॉयल होते हैं आजकल? सब मतलब पहले सैटिस्फाइड होते हैं? पहले रियल एस्टेट की इंडस्ट्री का सबसे अजीब बात देखिए क्या है। दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे आप डिसीजन और एक बेसिक अमाउंट पहले देते हो और प्रोडक्ट 4 साल बाद मिलता है। हुँ। जब भी आप एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आपने उसी दिन अपना डिसीजन दिया और उसी दिन आज आपको बढ़िया से बढ़िया कार भी लेनी हो, मर्सिडीज की मैवैक भी लेनी हो जो जर्मनी से आ जाएगी, 6 महीने के अंदर आ जाएगी। उसमें भी पैसा तो पूरा बाद में देते हो, डिसीजन आज देते हो एक टोकन अमाउंट देके, राइट? यहाँ पे डिसीजन भी दे रहे हो, पैसा भी दे रहे हो। तो 4 साल वो इंतज़ार कर रहा है और वो ट्रस्ट पे ही है। अब 4 साल में उसका तो इमोशन जुड़ गया है, वो हर सैटरडे संडे वहाँ से गुज़रता है, सबको बताता है यहाँ मेरा घर रहने वाला है। बीच-बीच में आके कंस्ट्रक्शन देखता है, मेरे तो कुछ तो ऐसे कस्टमर्स हैं बेचारे आके सजेशन देते हैं, सर ये देखो ऐसा-ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ कर सकते हो क्या? तो उनका एक इमोशन है, सो वी आर अ फैमिली विद देम फॉर दोज़ 4 इयर्स एट लीस्ट। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जितना आप उनको सैटिस्फाइड रखेंगे इन टर्म्स ऑफ बिकॉज़ हाउस इज़ द बिगेस्ट परचेज़ इन इंडिया, सेकंड इज़ वेडिंग, थर्ड इज़ कार्स। पहला घर पे खर्चा करते हैं, दूसरी शादी पे खर्चा करते हैं, तीसरा गाड़ियों पे खर्चा कर रहे हैं। बट कस्टमर आपका सवाल था क्या कस्टमर चालू भी हैं क्या? तो वो हर इंडस्ट्री के साथ है 90-95% अच्छे क्लाइंट्स ही होते हैं। 4-5% तो हर इंडस्ट्री में कुछ तो येड़े मिलते ही हैं। ऐसे है तो उनको तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। अच्छा सर, कुछ सवाल और पूछूँगा आपसे मैं? तो अगर कोई कपल है, अभी उसने कमाना शुरू ही किया है, वो 30 साल का हो गया है एंड शादी-वादी हो गई कपल अच्छा, तो उनको घर किस टाइम पे खरीद लेना चाहिए? हर एक की नीड अलग-अलग टाइम पे आती है। मैं पर्सनली बोलूँगा जितना जल्दी उतना अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हम इक्विटी में करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में करेंगे, बट आप जब घर खरीदते हैं अभिषेक जी, आप टेक्निकली आपने कमोडिटीज़ भी कर लिए, म्यूचुअल फंड भी कर लिया, इक्विटी भी कर ली बिकॉज़ आप वैसे कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने स्टील में भी इन्वेस्ट किया है, सीमेंट में भी इन्वेस्ट किया है। तो ओवर द इयर्स जो प्राइसेज़ बढ़ी हैं, वो बिकॉज़ फ्लैट्स की प्राइसेज़ बढ़ी बिकॉज़ ये रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी है। बट टू बी अ प्रिसाइज़ आंसर पहला तो उनके रिलेशनशिप गोल्स पे है, उनके जॉब्स अगर चेंज होने वाले हैं, तो ये है। बट बट एक जनरल स्टेटमेंट अगर देना चाहे तो मतलब व्हेनेवर यू आर प्लानिंग अ बेबी, बेबी के साथ घर प्लान करो। अच्छा बेबी को घर में ही लाना है पहले। बस वो बहुत सही रहता है फॉर हिज़ ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बचपन से ही सारे फ्रेंड्स अगर सही रहते हैं, सेम रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है ये। कस्टमर क्या टेस्टिमोनियल देते हैं जब आपका फ्लैट खरीदते हैं वो लोग? क्या टेस्टिमोनियल देते हैं आपके लिए? कस्टमर देखिए 2 प्रकार के टेस्टिमोनियल होते हैं। एक है मार्केटिंग वाले जिनसे जो पॉजिटिव वाले होते हैं। बट honestly customers usually not with us but this is the rule of all developers obviously and जब पोजेशन मिलता है तो थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन होता है जिसमें अगर एक कस्टमर थोड़ा सा पेशेंस रखता है बिकॉज देखिए घर में आज लीकेज आया ये सपोज मेरे सीपेज आया लीकेज आया एज ए डेवलपर रेरा के हिसाब से मुझे बना के ही देना है आपको राइट आई एम 5 इयर्स का तो वारंटी है घर पे तो मैं बना के दूंगा लेकिन उसमें थोड़ा-सा टेक्निकली बहुत टाइम लगता है बिकॉज़ इट्स एन इंडस्ट्री पानी का सोर्स ढूँढो, कहाँ से लीकेज हो रहा है, कहाँ ब्रेकेज करना है, ये है। तो पेशेंस जो क्लाइंट्स रखते हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स बहुत अच्छे हैं। बाकी एक्सपीरियंसेस देखिए 10% एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे जिन दे आर नॉट सैटिस्फाइड। अच्छा क्या बोला आपने 5 साल का वारंटी होती है घर पे? कोई भी पैन इंडिया में अगर घर लेगा तो 4-5 साल की सो वारंटी रहती है? अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग है। सो जैसे महाराष्ट्र में, महारेरा में आई हैव द स्ट्रक्चरल लायबिलिटी एंड जो चीज़ें मैंने दी है उसमें 5 इयर्स वारंटी इज़ देयर। सो आज मैंने अगर कोलर एक ब्रांड का टैप फिट किया है तो मैं आप आई एम लाइबल टेक्निकली फॉर 5 इयर्स। तो जब मैं कोलर से जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो मैं 6 इयर्स वाला लेता हूँ कि भाई 6 साल तो तेरे को मिनिमम देना है। तो फिर कॉलर का सपोर्ट सेंटर में फ़ोन करो 5 इयर्स तक वो है तो डिफेक्ट
वारंटी है ही है। मतलब आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट बिल्डर के पास जा सकते हो, उनसे काम उसमें करवा कुछ सकते हो। कैटेगरीज़ हैं। सो स्ट्रक्चरल जो है उसके लिए 100% बिल्डर हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल। जो प्रोडक्ट्स उसने लगा के दिए हैं, जैसे सेरा का, जैगुआर के कमोड्स लगा के दिए हैं, ये लगा के दिया है, सो इट्स अ थर्ड पार्टी वारंटी, बट बिल्डर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट इट इज़ डन। सो वो हम उनका रिटेंशन फ़ी रखते हैं इसके लिए, ताकि उनको पूरा पैसा 5 साल बाद ही मिलता है। जो 10% एक रिटेंशन फ़ी है, एवरी ईयर 2% देते हैं हम उनको, सो दैट दे सर्विस। सर 2 सवाल आखिरी पूछूँगा मैं। पहला सवाल ये है कि जैसे गाड़ी खरीदते हैं, जैसे गाड़ी की वैल्यू आती है 10-12 लाख रुपए। 10-12 लाख रुपए टैक्स पे करता है एक इंसान। तो क्या फ्लैट सिस्टम में भी ऐसा है कि 1 करोड़ का घर है उसमें टैक्सेस कितने हैं और एक्चुअल घर की कॉस्ट कितनी आती है एक इंसान के लिए? मैं ये कहूँगा कि हर जगह ओमनी प्रेज़ेंट है निर्मला जी, और वो रहेंगी ही रहेंगी। सो घर में भी भयंकर टैक्सेस हैं। कितना मतलब कितना लगता है वो मान लें, थोड़ा एग्ज़ाम्पल मैं लें तो? अपने सरकार के दोषी नहीं पाना चाहता हूँ, बट ऑलमोस्ट 50%, 30-40% तो टैक्सेस मिनिमम है। मतलब 1 करोड़ का घर मैं ले रहा हूँ तो मतलब मैं वो 40 घर लाख तो सरकार लेके ही जा रही 40 लाख सरकार का है, उसमें लेके ही जा रही है, लेके ही जा रही और है। ऊपर से रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वो नहीं, वो अलग। सब पकड़ के बोल रहा हूँ। 1 करोड़ मैंने टोटल वैल्यू पकड़ी, तो उसमें 5% जीएसटी आ गई, 7% स्टैम्प ड्यूटी आ गई, तो 12% तो ये स्ट्रेट अवे ही 12 है, लाख तो यही चला गया। यही चला गया उसमें। उसके अलावा सिटी डेवलपमेंट चार्जेस, फायर का एनओसी, सैंक्शन के चार्जेस, हर चीज़ में गवर्नमेंट इज़ द रिचेस्ट पर्सन हियर। बैंगलोर में एक टैक्स और है, वो है बेगर टैक्स। अच्छा, मेगर टैक्स है क्या हाँ, तो यहाँ? गरीबों के लिए आप जो फ्लैट खरीदता है ना, तो वो गरीबों के लिए टैक्स देता है जब आप फ्लैट खरीदोगे। तो वो उनके डेवलपमेंट के लिए काम में आता है, ऐसा टैक्स है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, हर स्टेट में अपना-अपना है ही तो है। लगभग 1 करोड़ का अगर मैं घर खरीद रहा हूँ तो 40 लाख 30 लाख रुपए सरकार के उसमें से है, मैंने 30 दिए। से 30 से 40 लाख रुपए सरकार के हैं। आप अगर अगर आप 100% सेल्फ फंडेड ले रहे हो तो 30 लाख रुपए, नहीं तो 40 से 50 लाख रुपए इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और बैंक्स के हैं ही हैं। तो घर 70 लाख का ही है। घर तो 70 लाख का ही है, 100%। घर बहुत सस्ता बन मिल सकता है आपको, बट टैक्सेस के टैक्सेस के कारण हिसाब से, बहुत बट ज़्यादा आप हाई है। सोचिए ना, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से डेवलप होगा? आज हर घर पे जितना स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन है, जो भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल से, दैट्स द बिगेस्ट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ये देश की विडंबना है। हाँ, विलंबना तो है, बट अच्छा लास्ट सवाल मेरा है, किसी को बिल्डर बनना हो, तो कैसे बन सकता है नया नया बंदा, एकदम नया फ्रेश? सो पहले जो एंट्री बैरियर है वो है आपके पास एक लिटिगेशन फ्री ज़मीन एक सबसे बड़ा चैलेंज है आज एक बिल्डर के लिए, कि किसी भी ज़मीन पे कोई कोर्ट केस नहीं है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। बट है ही है। हर जगह है ही है। मैंने एक सवाल किया था एक लॉयर से, तो उसने बोला था कि आज सबसे ज़्यादा ना जो कोर्ट में केसेस चल रहे हो ज़मीन विवाद को लेके। ज़मीन विवाद पे ये है। तो अगर आप मतलब ऐसा समझिए, कोई भी ज़मीन को लिटिगेटेड फ्री कर सकते हो, यानी लिटिगेशन फ्री कर सकते हो, तो आप बिल्डर बन सकते हो 2 मिनट में। हाँ। तो ये बिज़नेस भी तो बढ़िया है ना कि किसी की ज़मीन को लिटिगेशन फ्री बहुत करवाओ। ज़्यादा अच्छा बिज़नेस है, बट उतना कॉन्टैक्ट्स, पावर, पैसा सब लगता है। संदीप जी बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके। सेम अभिषेक एंड जी। अपन ने, मेरे को लगता है मेरे डाउट्स क्लियर कर दिए पूरे सारे, जो मेरे भी डाउट्स थे, एंड मेरे को लगता है अगर मेरे डाउट्स है तो लाखों लोगों के डाउट्स होंगे वो। 100%, एंड 100%। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो गिविंग द मच अभिषेक जी। वैल्यूएबल इनसाइट्स, और काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक्स अ थैंक लॉट। यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू।